क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच आर 5 year old। आपसे भी ये भी सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू एनी डॉक्यूमेंट विच आर 30 year old। ठीक है, दोनों ही सूरत में अगर 5 साल पुराना है या 30 साल पुराना है, ठीक है, तो इसके ऐसे केस में कोर्ट पहले ये देखेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो भी है वो प्रॉपर कस्टडी में था या नहीं था। ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो प्रॉपर कस्टडी में था, ठीक है, या कहीं पे ऐसे जगह पे था जहां पे वो सिक्योर था, उससे छेड़छाड़ होने की जरूरत, उससे छेड़छाड़ होने की संभावनाएं नहीं है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में माना जाएगा जो डॉक्यूमेंट है जिसका भी उस पे सिग्नेचर होगा यह माना जाएगा वो सिग्नेचर उसी का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के केस में जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा अगर वो किसी बंदे के द्वारा सेंड किया गया होगा, राइट, तो अगर वो 5 साल पुराना है और वो सेफ जगह पे रखा गया था वो रिकॉर्ड, तो ये माना जाएगा जिस बंदे ने वो भेजा था ये उसी ने भेजा है। ठीक है, तो ऐसा होता है। लेकिन इससे पहले कोर्ट ये कंफर्म करेगी कि वो जो कस्टडी था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हो या आपका 30 year old डॉक्यूमेंट का हो, उसका अगर कस्टडी सेफ जगह पे था तो जो भी वो भेजने वाला होगा या जिसका भी उस पे सिग्नेचर होगा यह माना जाएगा कि उसी बंदे का है जिसके पास ये था। ठीक है, ये होता है प्रिजम्पशन। अगला सवाल है डिफाइन कोर्ट। कोर्ट का मतलब ऑल जज, मजिस्ट्रेट, ठीक है, वो सारे बंदे जिसको ऑथराइज किया गया है, ठीक है, एविडेंस लेने के लिए, आर्बिट्रेटर को छोड़ के, तो वो सारा कौन होता है, कोर्ट के अंदर फॉल होता है। अगला है डिफाइन स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब होता है कि आपने किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को आपने लीगली कुछ ऑथोराइज कर दिया है, ठीक है, तो बाद में उसके लिए आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, कि आप ये नहीं, एक एग्जांपल देता हूँ लेमैन लैंग्वेज में कि मैं कंपनी हूँ और मैंने किसी को ऑथराइज किया कि आप पूरे मलाड में आप माल बेचिए। ठीक है, अब मलाड का कोई एरिया ऐसा है जो किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन से टच होता है, वो बंदा वहां पे भी बेचता है, ठीक है, लेकिन वो मलाड में ही गिरता है, तो और मैं कंपनी हूं तो मैंने बोला कि नहीं वहां पे नहीं बेचोगे आप क्योंकि वहां पे जुरिस्डिक्शन मलाड का नहीं है। ठीक है, जबकि वो मलाड का है, तो मैं उसको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने लीगली ऑथराइज कर दिया था उसको पहले ही, अब बाद में उसको हम नहीं कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, जैसे मान के चलो कोई प्रॉपर्टी मेरा नहीं था, ठीक है, और मैंने उसको मेरा है बोल के बेच दिया और बाद में कुछ दिनों बाद वो प्रॉपर्टी रियल में मेरा हो गया, तो अब मैं मुकर सकता हूं क्या कि मैं तुमको प्रॉपर्टी नहीं दूंगा जबकि मैंने पहले ही बेच दिया है, बराबर। तो ये होता है स्टॉपल। ठीक है, तो स्टॉपल का मतलब है कि आपने किसी को अथॉरिटी दे दी है पहले ही लॉफुली, ठीक है, तो आप उससे मुकर नहीं सकते। नेक्स्ट है डिफाइन हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस का मैंने बोला था जो हर्ड किया गया हो, सुना सुना हुआ हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि राजू बोल रहा था कि वो संजय को मारेगा, तो राजू बोल रहा था, मैंने सुना, मैंने देखा नहीं कि राजू उसको मारा या नहीं मारा, ठीक है, लेकिन मैंने सुना, तो ये हियर से एविडेंस हो जाता है और कोर्ट इसको कंसीडर नहीं करता। हियर से के 2-3 एक्सेप्शन है, जैसे अपना डाउरी, ये क्या हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, दूसरा है आपका कौन सा, रेस गेस्ट है, ये सब जो है हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है, वो सब अलाउ है, लेकिन हियर से एविडेंस अलाउ नहीं होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, तो हियर से का मतलब सिंपल है भाई, जो हर्ड किया गया हो, जो सुन सुन के आपने कोर्ट में गवाही दी है, ऐसा। ठीक है, जिसने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एविडेंस एंड हियर से। डायरेक्ट का मतलब है कि भाई जिसने देखा, जिसने फील किया, जिसने महसूस किया, ठीक है, वो हो गया डायरेक्ट एविडेंस। और हियर से का मतलब जिसने सुना, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, ऐसा। तो हियर से एविडेंस का मतलब है कि सुनी सुनाई बात, और डायरेक्ट एविडेंस का मतलब है कि भाई मैंने अपनी आंखों से देखा, ठीक है, और फिर मैं कोर्ट में बोल रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट एविडेंस हो गया, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है किसी को साबित करना कि भाई ये जैसे मान के चलो डाउरी डेथ है, ठीक है, तो डाउरी डेथ में जो है प्रूव करना होता है किसको, डाउरी डेथ एक ऐसा मामला है जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है,
वैसे आप लोगों को पता होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना, वो प्रोसिक्यूशन पे होता है। ठीक है, सिविल केस में प्लेंटिफ के ऊपर होता है, क्रिमिनल केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर होता है। ठीक है, मतलब विक्टिम के ऊपर, कि वो साबित करे कि उसके साथ गलत हुआ है करके। ठीक है, जैसे मान के चलो मर्डर है, तो मर्डर में साबित कौन करेगा कि मर्डर हुआ है? जी, जो विक्टिम है, जिसके साथ हुआ है। या रेप जिसके साथ हुआ है वो साबित करेगा कि उसने किया है। वो लड़का क्यों बोलेगा कि मैंने नहीं किया है? पहले तुम साबित करो ना कि किसी ने किया है तुम्हारे साथ, बराबर। तो क्रिमिनल लॉ में प्रिजम्पशन ये होता है कि भाई जो विक्टिम पक्ष है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, बर्डन उसके ऊपर होगा। ठीक है, उसमें एक्सेप्शन है डाउरी डेथ। ठीक है, डाउरी डेथ में अगर डाउरी डेथ किसी महिला का हुआ है तो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर साबित नहीं करेगा कि ये डाउरी डेथ है, सामने वाला सिद्ध करेगा कि ये डाउरी डेथ नहीं है। कैसे नहीं है तुम बताओ। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये अपना बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है, इसको बोला जाता है ओनस, कि आपके ऊपर है कि आप साबित करो कि आपके साथ गलत हुआ था। ठीक है, Evidence Act establishes the burden of proof. It requires that anyone asserting a legal right or liability based on a specific fact must prove those fact. ठीक है, कोई अगर कुछ बोल रहा है, मैंने बोला कि उसने उसके साथ रेप किया, तो ये साबित करना पड़ेगा ना आपको कि वहां पे उसने किया था। या कोई ऐसा कोई भी अपराध ले लो, अगर आपने किसी को उसका दोषी माना है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो यही होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करने का बर्डन। अगला है आपका डिफाइंड एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है? वो सारा स्टेटमेंट, ठीक है, जो कोर्ट विटनेस से कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान लेता है। ठीक है, और कोर्ट अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये सही है, तो वो एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है एविडेंस। एविडेंस मीन्स ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट, ठीक है, और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, कितने टाइप के एविडेंस होते हैं? एविडेंस एक्ट के अंदर या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर मेजर दो तरीके के एविडेंस होते हैं। एक होता है ओरल, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री। इसी के अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं जो छोटी छोटी मतलब एविडेंस के बारे में बात करता है। हियर से आपका सर्कमस्टांशियल, ये सब। ठीक है, अगला है व्हाट इज अकॉम्प्लिस विटनेस। अकॉम्प्लिस विटनेस का मतलब होता है कि कोई भी बंदा है, ठीक है, जिसने अपराध किया था। ठीक है, अब अपराध किया था तो बाद में ऐसा लगता है उसको कि यार अगर मुझे बचना है ना तो उसका नाम बता देंगे ना तो मैं बचने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी को अक्यूज्ड होता है ना, को अक्यूज्ड को बोला जाता है अकॉम्प्लिस। ठीक है, तो को अक्यूज जो होता है अपनी जान बचाने के लिए कोर्ट में जाके गवाही दे देता है कि सर मैं ही इसी के साथ था, इसी ने उसको मारा है। ठीक है, तो वो हो जाता है अकॉम्प्लिस विटनेस। जो अपराधी किसी अपराध में खुद भी संलग्न हो, ठीक है, और बाद में वो गवाह बन जाता है, चाहे पुलिस के कहने से या खुद के इच्छा से, जैसे भी हो, अगर वो गवाह बनता है, ठीक है, तो वो हो जाता है अकॉम्प्लिस विटनेस। ठीक है, तो लेमैन लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो को अक्यूज्ड जब गवाह बनता है तो उसको बोला जाता है अकॉम्प्लिस विटनेस। अगला है आपका व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस का मतलब प्राइमरी एविडेंस का कॉपी। ठीक है, सिंपल, कोई भी प्राइमरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस का मतलब फिर क्या होगा? ओरिजिनल एविडेंस। ठीक है, तो जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो भी ओरिजिनल एविडेंस है, अगर आप उसका सर्टिफाई कॉपी या उसका जेरोक्स कॉपी बनाते हो तो वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसको सेकेंडरी एविडेंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मतलब मोबाइल में कुछ आपने रखा है रिकॉर्ड करके, ठीक है, या आपने कंप्यूटर के जरिए कुछ रिसीव किया है। ठीक है, तो कोई भी ईमेल, डिजिटल फोटो है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर और मोबाइल के दुनिया से आपने रिकॉर्ड करा है, चाहे ईमेल है आपके पास किसी का सेव, या किसी को आपने व्हाट्सएप चैट किया था, जो भी है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर कवर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एविडेंस एक्ट का इंपॉर्टेंट 30। अभी अगला है आपका आईपीआर,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका इसमें, व्हाट इज ए ट्रेडमार्क। 10 टाइप के ट्रेडमार्क होते हैं, वर्ड मार्क, लोगो मार्क, कॉम्बिनेशन मार्क, स्लोगन मार्क, साउंड मार्क, कलर मार्क, शेप मार्क, कलेक्टिव मार्क, वेल नोन मार्क। ठीक है, कोई भी कंपनी जब अपना ब्रांड बनाती है, ठीक है, तो उसका कोई कॉपी ना करे, ठीक है, उसके प्रोडक्ट का कोई कॉपी ना करे, तो इसके लिए हर कंपनी जो है अपना एक साइन फॉर्म को ट्रेडमार्क करा लेता है। ठीक है, कि भाई आज से मैं इस चीज को यूज करूंगा। ठीक है, तो उसका आप सेम टू सेम यूज नहीं कर सकते। फिर वो कंपनी उस पर्टिकुलर साइन को या उस पर्टिकुलर वर्ड को ट्रेडमार्क के तौर पर यूज करता है। जैसे आपको बताऊं, जो आप लोगों ने देखा होगा, रेड बुल कभी पिए होगे तो 2 सांड एकदम कूद रहा है उस पर। ठीक है, वो रेड बुल का ट्रेडमार्क है। अब वो 2 सांड जैसा सेम है ना, कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, आपने देखा होगा जैगवार कार का, उसके सामने देखो एक उड़ता हुआ चीता जा रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये उसका ट्रेडमार्क है, उसने उसका ले लिया, अब कोई जैगवार का यूज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है आपका ये देख लो, क्या बोलते हैं अपना, ये सर्फ एक्सेल का, दाग अच्छे हैं, उसका वो स्लोगन मार्क है और उसने उसका ट्रेडमार्क ले लिया है कि भाई अब कोई यूज नहीं करेगा, दाग अच्छे हैं। तो अब वो जो दाग अच्छे हैं वर्ड जो है उसका ट्रेडमार्क ले लिया गया है। अब वो उसको कोई भी कंपनी उसका यूज नहीं कर सकती है, दाग अच्छे हैं। हक से मांगो, ये प्रिया गोल्ड बिस्किट ने इस वर्ड का ट्रेडमार्क ले लिया है, अब कोई कंपनी हक से मांगो यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सब क्या है, कोई भी ऐसा साइन या वर्ड जो एक कंपनी को दूसरे कंपनी से अलग करता हो, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने में हेल्प मिलता है, तो वो क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क हमेशा, एक सेकंड, हाँ, ट्रेडमार्क के लिए क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, किसी को कब ट्रेडमार्क मिलेगा, तो उसका कैरेक्टर देखो, इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, मतलब दूसरे से अलग होना ही चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि मोटोरोला, एम का देखोगे आप, मोटोरोला फोन का एम जो है वो थोड़ा अलग टाइप में लिखा हुआ है, तो आप वैसा अगर एम लिखोगे तो फिर वो ट्रेडमार्क वायलेशन में जाएगा, आप वैसा नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा स्टारबक्स कॉफी, उसका उसने ट्रेडमार्क ले लिया है। इसी ट्रेडमार्क के चक्कर में एक बंदे ने सरदार बख्श कॉफी खोला था, सुप्रीम हाई कोर्ट में गया, दिल्ली हाई कोर्ट में मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला नहीं, स्टारबक्स से कॉपी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बोलने में भी अगर सेम है ना तो नहीं मिलेगा आपको, वर्ड का तो छोड़ ही दो। तो स्टारबक्स के चक्कर में सरदार बख्श बंद हो गया, कोर्ट ने बंद करा दिया कि नहीं आप नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, और दूसरा इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। कोई भी आपका ट्रेडमार्क ले रहे हो आप, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। तीसरा है, इट शुड प्रेफरली बी एन इन्वेंटेड वर्ड, कोई भी पुराना वर्ड नहीं होना चाहिए, कुछ यूनिक या इन्वेंट होना चाहिए आपके द्वारा, तब आप उसको ट्रेडमार्क ले सकते हो। अगला है, इट शुड बी शॉर्ट इजी टू स्पेल। ठीक है, जो आप ट्रेडमार्क लेने वाले हो, किसी भी वर्ड का या स्लोगन का या साउंड का या कलर का, कोई भी मार्क है आपके पास, उसका अगर आपको ट्रेडमार्क चाहिए तो वो शॉर्ट में होना चाहिए और इजी टू स्पेल होना चाहिए। ठीक है, कुछ बड़े वर्ड ऐसे नहीं ले सकते जिसमें कंफ्यूजन हो। ठीक है, अगला है, इट शुड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप उस ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो रजिस्ट्रेशन के कुछ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपके जो वो मार्क हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अब कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा पता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोहिबिटेड है, आप उसका ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। आप किसी गॉड के नाम पे ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, किसी रिलीजन के नाम पर ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, कोई ऐसे वर्ड जो किसी कस्टम से बिलोंग करता हो उसके ट्रेडमार्क आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये इसीलिए बोला गया है कि इट शुड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन के तौर पर उसको बैन किया हो गया या प्रोहिबिटेड वर्ड होगा, ठीक है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा उसका। अगला है, इट शुड नॉट बिलोंग टू द प्रोहिबिटेड क्लास। यही प्रोहिबिटेड क्लास में अगर कोई वर्ड है, अगर आपको उसका ट्रेडमार्क चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो ट्रेडमार्क के अंदर 10 टाइप के ट्रेडमार्क होते हैं। किसी किसी को कोई कोई अपने वर्ड को ही ट्रेडमार्क बना लेता है, कोई कोई अपने लोगों को ट्रेडमार्क ले लेता है, कोई कोई स्लोगन का ट्रेडमार्क ले लेता है, कोई कोई साउंड का ट्रेडमार्क ले लेता है। ठीक है, तो ऐसा कोई कोई शेप का भी लेता है। आप कोका कोला के बॉटल को देखोगे तो वो थोड़ा अलग डिजाइन का है, तो कोका कोला ने उस शेप को ही ले लिया है ट्रेडमार्क। ठीक है, वर्ड मार्क में जैसे आपने गूगल देखा होगा, नाइक देखा होगा, इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसने उस वर्ड को ही ले लिया है ट्रेडमार्क में। ठीक है, लोगो मार्क, जगुआर, रेडबुल, ये सब लोगो मार्क का है, उसने ट्रेडमार्क ले लिया उस लोगो पर। ठीक है, स्लोगन मार्क, दाग अच्छे हैं, हक से मांगो, इसका ट्रेडमार्क हो गया है। साउंड मार्क, हेलो मोटो, आप जब मोबाइल खोलोगे तो मोटो का मोबाइल खोलोगे तो उसमें पहले बोलता है हेलो मोटो, तो ये हेलो मोटो का भी उसने ट्रेडमार्क ले लिया है, तो कोई यूज नहीं कर सकता हेलो मोटो। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेडमार्क के टाइप्स थे। तो आपका पहला सवाल आपका यही था, व्हाट इज ट्रेडमार्क। दूसरा सवाल है आपका, हु इज अ पेटेंटी। पेटेंटी कौन होता है? तो पेटेंटी का मतलब है जिसने भाई पेटेंट कराया हो। ठीक है, मैंने कुछ लिखा या मैंने कुछ इन्वेंट किया, लिखा नहीं सॉरी, इन्वेंट किया। ठीक है, अब मुझे उसका पेटेंट राइट चाहिए, तो मैं उसको लेके जाऊंगा ना पेटेंट ऑफिस में। ठीक है, तो अगर मैंने पेटेंट ऑफिस में लेके गया उसको और उसको उस इन्वेंशन को मैंने पेटेंट कराया, तो मैं कौन हो गया? मैं पेटेंटी हो गया। ठीक है, क्योंकि वो सारे पेटेंट के राइट मुझे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पेटेंटी का मतलब होता है जो इन्वेंट किया हो और जिसने पेटेंट के लिए अप्लाई किया हो। ठीक है, अगला है हु इज अ परफॉर्मर। परफॉर्मर का मतलब क्या होता है? जो कोई गीत गा रहा हो परफॉर्मर है। ठीक है, या कोई डांस कर रहा हो वो परफॉर्मर है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी स्टेज वगैरह पे आपने देखा होगा डांस करते हैं, कोई भी आर्टिस्टिक फॉर्म या ड्रामेटिक फॉर्म, ठीक है, या म्यूजिकल परफॉर्मेंस, कुछ भी परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो परफॉर्मर होता है अंडर कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, एनी पर्सन हु परफॉर्म्स or present any work whether it is a musical or dramatic or artistic performance, ठीक है, तो वो कौन होगा? परफॉर्मर होगा। ए परफॉर्मर कैन ऑल्सो बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ द साउंड और विजुअल recording and have all rights that producer has such as reproducing a large number of copies, renting copies for commercial purpose। ठीक है, तो प्रोड्यूसर भी जो होगा वो परफॉर्मर होता है अगर किसी साउंड या विजुअल रिकॉर्डिंग में उसने पैसा लगाया हो तो। ठीक है, क्योंकि उसके पास फिर उस कॉपी को रिप्रोड्यूस करने का अधिकार मिल जाता है, कॉपी करने का अधिकार मिल जाता है, उसको बेचना है तो भी वो बेच सकता है। बराबर, तो ये होता है। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट एज पर कॉपीराइट एक्ट 1957। फर्स्ट ओनर कौन होता है कॉपीराइट का? ठीक है, तो जो रियल क्रिएटर होता है किसी वर्क का, ठीक है, उसको बोला जाता है फर्स्ट ओनर। तो रियल क्रिएटर कौन होता है किसी वर्क का कॉपीराइट में? ऑथर, जिसने लिखा होता है। बराबर, तो जो लिखा होता है खुद से, ठीक है, जो क्रिएटर होता है किसी वर्क का, उसको बोला जाता है फर्स्ट ओनर। ठीक है, द ऑथर इज द रियल क्रिएटर ऑफ वर्क एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट ओनर अंडर कॉपीराइट। ठीक है, अगला है व्हाट इज इंडिकेशन। तो जीआई वाला आप में नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, आप लोगों में आईपीआर ही है बस। ठीक है, तो आईपीआर के अंदर जो है जीआई टैग वाला आप लोगों में नहीं है, आप लोगों में है सिर्फ कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। ठीक है, इसके बाद है अगला, व्हाट इज फोटोग्राफ अंडर कॉपीराइट एक्ट। फोटोग्राफ को डिफाइन करने बोल रहा है आपको। तो ए फोटोग्राफ इज कंसिडर्ड एज एन आर्टिस्टिक वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट एंड थस इट इज प्रोटेक्टेड। इफ समवन वायलेट्स द कॉपीराइट, द फोटोग्राफर कैन सीक लीगल रेमेडीज इंक्लूडिंग कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस। ठीक है, कॉपीराइट के अंदर फोटोग्राफ को डिफाइन किया गया है। ठीक है, और उसमें ये कहा गया है कि कोई भी बंदा है अगर वो फोटोग्राफी करता है, ठीक है, अगर उसने कोई फोटो, आपको पता होगा एक बार कोई जंगल जल रहा था तो उसका फोटो किसी ने लिया था। ठीक है, तो उस पिक पर उसको कॉपीराइट मिल गया था, उसने कॉपीराइट ले लिया था। आपको हाल ही में एक और न्यूज आया था कि
एक बंदा अपना कैमरा जंगल में भुलाया था और उस जंगल में ना वो कैमरा बंदर को मिला और वो बंदर दो चार कुछ फोटो खींचा था, बहुत मस्त खींचा था वो, ठीक है। तो उसने उसका कॉपीराइट ले लिया कि उस फोटो को कोई इस्तेमाल नहीं करे, ऐसा होता है, ठीक है। तो फोटोग्राफ का भी जो है वो आर्टिस्टिक वर्क में आता है कॉपीराइट के, और ये भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। कोई वायलेट करता है कॉपीराइट को, उस फोटोग्राफ को, तो वो लीगल एक्शन ले सकता है। अगला है एक्सप्लेन द टर्म डिज़ाइन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ डिज़ाइन एक्ट, ठीक है। डिज़ाइन एक्ट भी आप में नहीं है लेकिन ले लिया है तो जाने दो। डिज़ाइन मीन्स ओनली फीचर्स ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ornament, composition of lines or colors applied to any article whether in 2 dimensional or 3 dimensional or in both forms, ठीक है। डिज़ाइन का मतलब क्या है? कोई डिज़ाइन बनाया गया होगा, चाहे वो शेप में बनाए, पैटर्न में बनाए, ऑर्नामेंट में बनाए, कंपोजिशन में, कैसे भी वो डिज़ाइन है तो मतलब डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये होता है, ये आप में नहीं है, डिज़ाइन एक्ट आप में नहीं है, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन द टर्म इनक्रेविंग्स, ठीक है। इनक्रेविंग्स जो है कॉपीराइट के अंदर आता है। इनक्रेविंग का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि लकड़ी का काम जो होता है ना, तो उसमें आपने देखा होगा एकदम बारीकी से ना मशीन से वो डिज़ाइन बनाते हैं फूल वगैरह का, ठीक है। उसको इनक्रेविंग बोलते हैं। इनक्रेविंग का मतलब होता है मतलब छेद करके कुछ डिज़ाइन बनाना, चाहे वो पत्थर पे बनाओ, चाहे लकड़े पे बनाओ, चाहे कहीं दीवार पे बनाओ। अगर आपने उसको मतलब छेद करके बनाया है डिज़ाइन, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ को इनग्रेव करके बनाया है, ठीक है, तो वो होता है इनग्रेविंग। आपने देखा होगा बहुत पुराने ज़माने के जो वो बनते हैं मंदिर वगैरह, तो उसमें खुद के पूरा डिज़ाइन बनाया रहता है। अभी हाल ही में ये क्या बोलते हैं, हाल ही में नहीं, मतलब जब आप बड़े बड़े घरों में जाओगे तो जो सोफ़ा वगैरह होता है ना, उसमें मस्त डिज़ाइन बनाया रहता है इनक्रेव करके, तो ये होता है इनक्रेविंग, ठीक है। इनक्रेविंग का मतलब मशीन से उसको मतलब औजार से खोद के डिज़ाइन बनाते हैं उस पर, उसको इनक्रेविंग बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है एक्सप्लेन द टर्म लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क कवर अ वाइड रेंज ऑफ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड वर्क of art such as prose, fiction, drama and poetry. The list include diaries, autobiography, memory, letters, essay. Computer programs and database also qualify as literary work. आपको बोल रहा है literary work को cover करने के लिए क्या होता है, तो literary works cover a wide range of published and unpublished works. कौन सा वर्क? आर्ट का वर्क। उसमें क्या हो सकता है, आपने कुछ प्रोज लिखा हो, कुछ ड्रामा लिखा हो, या कोई फिक्शन लिखा हो, या कोई पोएट्री लिखा हो, ठीक है, या किसी का बायोग्राफी लिखा हो, कोई ऐसे लिखा हो, ये सारे लिटरेरी वर्क में आते हैं, ठीक है। अगला है आपका व्हाट इज द मोड ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो मोड ऑफ असाइनमेंट का मतलब मैंने अपने कॉपीराइट को किसी और को दिया है, ठीक है, असाइन किया है कि तू यूज कर या तू बेच और मुझे इतना इतना देना, कुछ भी, ठीक है। तो आप किसी को अपने कॉपीराइट कैसे असाइन कर सकते हो? अगर मैं कुछ बनाया हूँ तो मैं किसी को बोल दूंगा कि भाई तू 100 कॉपी बना के बेच सकता है, या मैं किसी को बोल सकता हूँ कि तू भाई उस पर्टिकुलर चीज़ का आधा ही करना यूज, आधा छोड़ देना। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल है आपके पास, तो उसको आप चाहो तो पार्टली असाइन कर सकते हो, चाहो तो फुल्ली असाइन कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, या आपके ऊपर है। तो यही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ असाइनमेंट। मोड ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, इट कैन बी असाइंड आइदर होली और पार्टली, ठीक है, partially or without limitation on the whole or any part of copyright. Assignment of copyright in any work shall not be valid unless it is in writing and signed by the assigner, ठीक है। तो आप ये आपके कॉपीराइट को अगर असाइन करना है किसी को, तो आप पूरा एक साथ भी दे सकते हो, हाफ हाफ करके भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लिमिटेशन के साथ देना है कि तू भाई इतने कॉपी से ज़्यादा नहीं करेगा, तो आप वो भी लगा सकते हो। अनलिमिटेड देना है तो अनलिमिटेड के लिए भी असाइन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन एक रूल है कि आप जब किसी को असाइन करोगे तो राइटिंग में आपको देना पड़ेगा कि मैं इस फलाने आदमी को असाइन कर रहा हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट इज अ गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट के वर्क को डिफाइन किया गया है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, आईपीआर में। उसमें ये कहा गया है, इन द केस ऑफ इन्वेंशन द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस फॉर द कंडक्ट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दिस कैन बी डन टाइपिकली बाय फाइनेंशियल ग्रांट, सॉफ्ट लोन एंड बेनिफिशियल टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी के पास बहुत सारा दिमाग है, ठीक है, उसको कुछ इन्वेंट करना है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो इस परिस्थिति में वो बंदा गवर्नमेंट से हेल्प ले सकता है कि मुझे एक सॉफ्ट लोन दिया जाए, ठीक है, या फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए मुझे, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के इन्वेंशन पे काम कर रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है, ठीक है, कि उस इंसान को, उस व्यक्ति को, उस इन्वेंटर को फाइनेंशियल एड मिले, उसको हेल्प मिले, ठीक है, तो वो आगे उस इन्वेंशन को बढ़ा पाए। तो ये होता है गवर्नमेंट का काम। नेक्स्ट है डिफाइन इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप का मतलब क्या, आपने कुछ इन्वेंशन करा, उसमें स्टेप तो लिए होंगे ना, पहले आप कोई सामान लाए होगे, फिर उसमें किसी चीज़ का इस्तेमाल किए होगे, फिर वहाँ पे उसके बाद कुछ और किए होगे, फिर उसके बाद कुछ और किए रहोगे, स्टेप वाइज स्टेप ही किए रहोगे ना। अब किसी ने मान के चलो आइंस्टाइन ने बल्ब बनाया, तो सीधा तो उसने कांच लाया, उसमें कुछ डाल दिया, बल्ब बन गया, ऐसा तो है नहीं, बराबर। बल्ब बनाने के लिए उसने पहले कांच लाया होगा, कांच को उस शेप में डिजाइन करा होगा, फिर उसके अंदर फ्लेम बनाया होगा, फिर उसके अंदर वायर लगाया होगा, बहुत सारी स्टेप होते हैं ना। तो ये होता है इन्वेंटिव स्टेप। किसी भी इन्वेंशन को करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो इन्वेंटिव स्टेप होता है, सिंपल, ठीक है। अगला है व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, तो पेटेंट एक तरीके का राइट है, ठीक है, जो किसी इन्वेंटर को उसके इन्वेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ए पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन invention which is a product or process that provides in general a new way to doing something or offers a new technical solution to a problem. To get a patent, technical informalities about the invention must be disclosed the public in a patent application, ठीक है। तो पेटेंट का मतलब ये समझ लो सीधा सीधा कि ये एक एक्सक्लूसिव राइट होता है जो इन्वेंटर को दिया जाता है उसके इन्वेंशन के लिए, ठीक है। इन्वेंशन किस किस चीज़ के लिए मिल सकता है, तो इन्वेंशन किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी मिलता है और उसके प्रोसेस के लिए भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ इन्वेंट किया तो उस इन्वेंशन का ही ले सकते हो, आप उसके प्रोसेस का भी ले सकते हो, ठीक है, तो याद रखना। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ वेल नोन ट्रेडमार्क। वेल नोन ट्रेडमार्क का मतलब है कि भाई सबको पता हो। जैसे आप दुकान पे जाते हो, आपको कोई आइसक्रीम देता है रैंडम, आप क्या बोलते हो, अमूल का नहीं है क्या, तो ये क्या है, आपको आपने पहले खाया हो या ना खाया हो, लेकिन आपको पता है कि अमूल का आइसक्रीम अच्छा होता है, ठीक है, तो अमूल क्या है, वेल नोन ट्रेडमार्क है। आप कहीं पे पानी खरीदते हो बॉटल, ठीक है, तो आपको लोकल पानी पकड़ा देता है, आप क्या बोलते हो, बिस्लेरी नहीं है क्या, बिस्लेरी क्या हो गया, वेल नोन ट्रेडमार्क। वेल नोन ट्रेडमार्क का मतलब है कि कोई भी इंसान, उसको पता हो या ना हो, ठीक है, लेकिन उसको ये पता होता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है, ठीक है, उसके क्वालिटी से, उसके क्वांटिटी से, उसके प्राइस से, जैसे भी हो, लेकिन वो वेल नोन है मार्केट में। ऐसा पॉपुलर, कोई भी कंपनी जो पॉपुलर है, ठीक है, वो वेल नोन में आता है। जैसे बाटा का जूता वगैरह जाओगे लेने तो आप बोलते हो बाटा का दिखाओ ना, जैसे आप ये पानी पीते हो तो बिस्लेरी का बताओ, आप आइसक्रीम लेने जाते हो तो अमूल का दिखाओ, पनीर लेने जाते हो तो अमूल का दिखाओ, क्यों, क्योंकि अमूल का अच्छा होता है, वो पॉपुलर हो गया है, ठीक है, तो ये होता है। अगला है एक्सप्लेन डिसेप्टिवली सिमिलर। अभी मैंने आपको बताया था सरदार बक्स और स्टारबक्स का केस, ठीक है। स्टारबक्स का आपने देखा होगा लोगो, तो उसमें स्टारबक्स लिखा होता है और उसमें एक महिला का ना बाल वाल का पूरा थोड़ा सा वो मतलब दिखाया गया है, ठीक है, एक महिला के बाल को दिखाया गया है स्टारबक्स के कॉफ़ी के साथ। सेम दिल्ली में एक बंदा सरदार बक्स का कॉफ़ी बनाया और उसमें सरदार का दाढ़ी लगा दिया। स्टारबक्स में लड़की के बाल हैं,
सरदार बक्स के कॉपी में सरदार लिखा है और नीचे लिख दिया है, मतलब सरदार का दाढ़ी लगा दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, किसी किसी को लगता था कि ये स्टारबक्स का ही कोई ब्रांच है, डिसेप्टिवली सिमिलर है ना, मतलब स्टारबक्स सरदार बक्स, ठीक है, उसमें लड़की का बाल, इसमें दाढ़ी का बाल, दोनों थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है कभी कभी, ठीक है। तो सुप्रीम ये जब हाई कोर्ट में गया था तो सरदार बक्स के जो आउटलेट थे उसके ऑनर को डिसेप्टिवली सिमिलर के लिए ही रद्द कर दिया उसका, ठीक है, कि नहीं आपको इसका ट्रेडमार्क नहीं मिला है, आप इसका यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डिसेप्टिवली सिमिलर है। डिसेप्टिवली सिमिलर मतलब हूबहू, लोग कंफ्यूज हो जाए इतना सिमिलर है, ठीक है, तो वो होता है डिसेप्टिवली सिमिलर। और ये एक ग्राउंड होता है किसी को ये इन्फ्रिंजमेंट के लिए, लाइबल बनाने के लिए, ठीक है, कि ये हमारा ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के सब क्लॉज एच में ये बताया गया है डिसेप्टिव सिमिलर के बारे में। ए मार्क शैल बी डीम्ड टू बी डिसेप्टिवली सिमिलर टू अनदर मार्क इफ इट इज सो नियरली रिसेम्बल, ठीक है, दैट अदर मार्क एज टू बी लाइकली टू डिसीव और कॉज कंफ्यूजन। देखिए लिखा है, मतलब ऐसा कोई मार्क है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सरदार बक्स और स्टार बक्स का केस जो है इसके ऊपर परफेक्ट है, वो डिसेप्टिवली सिमिलर का, उसी का जजमेंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट जो है ये लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है, ऑथर को दिया जाता है, और ये टेंजिबल फॉर्म में होता है, ठीक है। आपने कुछ लिख, इन्वेंशन क्या है? इंटेंजिबल है, आपने देखा क्या कैसे उसने बनाया, दिमाग से बनाया उसने, राइट। लेकिन ये जो कॉपीराइट है आप उसको देख पाते हो, वो टेंजिबल वर्क होता है, ठीक है। तो कॉपीराइट इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथर, ठीक है, एज सुन एज ऑथर फिक्स द वर्क इन टेंजिबल फॉर्म, ठीक है। कॉपीराइट सिंपली मीन्स द राइट टू कॉपी। एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कॉपीराइट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट टू पब्लिश और रिकॉर्ड ए वर्क। कोई भी लिटरेरी वर्क है जिसको किसी ऑथर ने लिखा है, उसको पूरा राइट है कि उसके ऊपर वो कॉपीराइट ले ले, और जैसे ही वो कॉपीराइट लेगा उसके ऊपर उसका एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है। अब उसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, बेचना है, असाइन करना है, डिस्ट्रॉय करना है, सारा अधिकार उसको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद है डिफाइन द कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क का मतलब क्या होता है? तो कलेक्टिव मार्क का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को कलेक्ट करके एसोसिएशन से। कलेक्टिव का मतलब होता है एसोसिएशन। एग्जाम्पल फॉर जैसे एडवोकेट है, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एडवोकेट को मिला है क्या एडवोकेट का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क? नहीं। जो भी एलएलबी करेगा और सनत लेगा वो एडवोकेट लगा सकता है, बराबर। ये क्या है? ये कलेक्टिव मार्क है। कोई भी सीए बना, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे वो अमीर बाप का बेटा हो, गरीब बाप का बेटा हो, ठीक है, अगर उसने सीए की डिग्री ली है तो वो सीए लगा सकता है। ये क्या है? कलेक्टिव मार्क है, ठीक है। तो ये सब जो है, जैसे कोई सीएस है तो सीएस लगा सकता है, तो ये सब जो है आपका कलेक्टिव मार्क में आता है। मतलब वो बहुत सारे लोगों को वो मार्क मिलता है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लोग को वो मार्क मिले, वो जो भी क्वालिफाई रहेगा उतना उसको वो मिल जाएगा, ठीक है। द टर्म कलेक्टिव मार्क इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज जी ऑफ ट्रेडमार्क। ए ट्रेडमार्क दैट डिस्टिंग्विश द गुड्स और सर्विसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन, ठीक है, नॉट बेइंग अ पार्टनरशिप विद द मीनिंग ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड विच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेडमार्क दोज ऑफ अदर्स, ठीक है। पार्टनरशिप वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के तहत इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसमें एसोसिएशन ऑफ पीपल के लिए जो मार्क यूज होता है वही सब यूज कर सकता है, तो वो होता है कलेक्टिव मार्क। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब क्या है भाई? किसी ने कुछ इन्वेंट किया, वो इन्वेंशन हो गया, ठीक है। द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट टुगेदर इन अ नोबल वे टू क्रिएट समथिंग दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, ठीक है। एन इन्वेंशन मे बी एन इम्प्रूवमेंट अपॉन अ मशीन प्रोडक्ट, process for increasing efficiency,
और लोअरिंग कॉस्ट। ठीक है, मतलब इन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग, आपने कुछ आइडिया आपके अंदर था, ठीक है, आपने उसके ऊपर काम किया, आपने कुछ नया बनाया, वो क्या हो गया? इन्वेंशन हो गया। क्यों? क्योंकि वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। इन्वेंशन ये भी कवर करता है कि जैसे मान के चलो कोई मशीन बनाई गई पहले, ठीक है, अब मान के चलो वो मशीन जब पहले बनाया गया था ना, तो उसमें जो कूलिंग होता था वो 5 घंटे में होता था, ठीक है, अभी किसी ने मशीन बनाया वो 5 मिनट में कूल कर देता है, तो इसका भी इन्वेंशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे क्या लिखा है? एन इन्वेंशन में बी एन इम्प्रूवमेंट अपॉन अ मशीन। अगर आपने किसी मशीन पर काम किया जो पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन आपने उसमें ऐसा अमूल चूक परिवर्तन कर दिया कि पहले था ही नहीं ऐसा, तो वो भी इन्वेंशन ही माना जाता है। ठीक है, अगला है हु कैन अप्लाई फॉर अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ए पर्सन हु क्लेम टू बी द प्रोपराइटर ऑफ ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विस में अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, कोई भी बंदा जो किसी कंपनी का प्रोपराइटर हो या मालिक हो, ठीक है, जिसके यहाँ वो गुड्स और सर्विस यूज हो रहा है, वो बंदा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ठीक है, हु इज एन ऑथर। नेक्स्ट सवाल है, हु इज एन ऑथर? एनी इंडिविजुअल हु कॉज अ वर्क टू बी डन इन द ऑथर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, कोई भी बंदा है जिसने कोई लिटरेरी वर्क किया है, ठीक है, तो उस लिटरेरी वर्क को क्रिएट करने वाले पर्सन को ऑथर कहा जाएगा लेमैन लैंग्वेज में। ठीक है, मैंने कुछ लिटरेरी वर्क किया। लिटरेरी वर्क का मतलब मैंने कुछ लिखा है, पोएम लिखा है, बायोग्राफी लिखा है, पोएट्री लिखा है, कुछ भी आप, ड्रामा लिखा है, कोई भी ऐसे हमने लिटरेरी वर्क किए हैं, अगर मैं उसका ऑथर हूँ या मैं उसका क्रिएटर हूँ तो मैं ऑथर माना जाऊँगा। ठीक है, अगला है डिफाइन द वर्ड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और डिवोल्यूशन ऑफ द प्रपोजल devolution on the personal representative of a deceased person, that is not an assignment. A trademark is legally transferred from the proprietor to the other person or his legal heir upon death is known as transmission. ठीक है, कोई बंदा है जो ओनर था, उसने ट्रेडमार्क लिया था, ठीक है, अब वो बंदा मर गया तो वो ट्रेडमार्क उसके लीगल हियर के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, बराबर, तो वो उसको ट्रांसमिशन कहा जाता है। जब किसी एक प्रोपराइटर के नाम से कोई ट्रेडमार्क जो है दूसरे प्रोपराइटर के ऊपर नाम पर जाता है, भले हो उसका लीगल हियर हो, जो भी हो, ठीक है, अगर वो ट्रांसफर होता है ट्रेडमार्क किसी और के नाम पर तो वो ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, अगला है व्हाट इज सर्विस अंडर ट्रेडमार्क एक्ट। सर्विस क्या होता है ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर? अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क एक्ट 6 क्लासेस ऑफ सर्विस सच एज एडवर्टाइजिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, मॉनेटरी एंड रियल एस्टेट, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, तो ये सब सर्विस के अंदर आता है। ठीक है, बेसिकली जो आप कोई भी ऐसा काम करते हो, ठीक है, जो गुड्स ट्रांसफर नहीं करता, सर्विस ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे कोई मूवी थिएटर है तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको, वो तो कुछ बिकता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो सर्विस में आता है क्योंकि वो आपके इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन है, पढ़ाने का काम करता है, या LLB इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, तो वो क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। तो सर्विस का मतलब होता है कि कोई मतलब बिजनेस मैनेजमेंट हो, किसी तरीके का सेवा देना किसी थर्ड पार्टी को। ठीक है, अगला है व्हाट इज द पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी जो है ना, ये एक ट्रीटी है जो इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया था। आपको बता दूं, पढ़ ही लेते हैं, चलो। द पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी इज एन इंटरनेशनल पेटेंट लॉ ट्रीटी कंक्लूडेड इन 1970. It provides a unified procedure for filing patent application to protect
invention in each of its member states. India is also a member of PCT. Filing patent application under PCT implies securing legal protection for an invention under patent law in more than 150 country. ठीक है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटी है। पहले क्या होता था, आप अगर आपने कुछ बनाया, ठीक है, इन्वेंट किया, तो आपको इंडिया में लेना है तो इंडिया में लो, अमेरिका में लेना है तो अमेरिका में लो, जहाँ लेना है आपको उस कंट्री का अलग से एप्लीकेशन करना होता था। ठीक है, लेकिन अभी वाले में क्या किया है, ये सॉरी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी जब आया 1970 में, तो इसमें ये प्रोविज़न बना दिया गया कि भाई अब तुमको जो है ना हर देश में अलग अलग नहीं करना है एप्लीकेशन, अब आप एक जगह पीसीटी में कर दो, आपको 150 कंट्री का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा किया, पीसीटी जब बना ना तो बहुत लोगों को हेल्प मिला कि यार अब अलग अलग कंट्री में करने से क्या होता था, अलग अलग कंट्री में जाओ, फिर उधर खर्चे वर्चे बहुत सारे मगजमारी। ठीक है, जब पीसीटी आया तो पीसीटी के अंदर 150 कंट्री है मेंबर, उसमें इंडिया भी है। अगर कोई एक बंदा एप्लीकेशन करे पीसीटी में तो उसको अगर इन्वेंशन का मिल जाता है पेटेंट तो उसको 150 कंट्री में वैलिड हो जाएगा उसका। ठीक है, क्योंकि उसको 150 कंट्री का इन्वेंशन का वो पेटेंट मिल जाएगा। तो पीसीटी का ये रोल है। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, मैंने पूछा भी नहीं यार, किसी को समझ में आ भी रहा है कि नहीं। एक सेकंड, यहाँ तक किसी को है कोई डाउट? समझ में आया यहाँ तक? हेलो, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है, इधर गया, हाँ, एक्सप्लेन असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट के असाइनमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है भाई, किसी को ट्रांसफ़र करना अपना ओनरशिप, सिंपल। ठीक है, असाइन करना कि भाई मैं तुमको ये देता हूँ आज से ये अधिकार, तुम इसको जो है कॉपी करके बेचो जितना बेचना है। ठीक है, ये क्या है, ये असाइनमेंट है। द टर्म कॉपीराइट असाइनमेंट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट ओनरशिप राइट, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिनल ओनर टू अनदर एंटिटी। कोई मैंने कुछ लिटरेरी वर्क किया है, उसका कॉपीराइट मुझे मिला, मैंने वो दे दिया अनीता मैडम को कि मैडम आप थोड़ा उसको, आपको जैसे यूज करना है कॉपी करो, बेचो, जितना करना है करो। ठीक है, तो मैं ओरिजिनल ऑथर हो गया, तो मैं किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड ओनर को जो है असाइन कर दे रहा हूँ, तो मैं असाइनर हुआ, सामने वाला असाइनी हुआ। ठीक है, अब उसको जो भी रिप्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, यूज करना है, जैसे भी उसको मोनिटाइज करना है वो कर सकता है। ठीक है, मैंने कॉपीराइट ओनरशिप का पूरा राइट उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ये होता है असाइनमेंट। अगला है व्हाट इज बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन क्या है? द बर्न कन्वेंशन अडॉप्टेड इन 1886 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क्स एंड द राइट्स ऑफ देयर ऑथर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली बर्न कन्वेंशन जो है कॉपीराइट एक्ट के लिए आया था। It provides creators such as author, musician, painter, poet, etc. with the means of control how their works are used, by whom and on what term. किसी भी कॉपीराइट ऑथर के लिए, ठीक है, ये जो है बर्न कन्वेंशन प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, और ये उन ऑथर को, उन क्रिएटर के राइट को प्रोटेक्ट करता है और उनके लिए उसके ऊपर कंट्रोल करता है कि भाई कोई भी आपके प्रोडक्ट का कितना यूज कर सकता है, कहाँ यूज कर सकता है, इसके बारे में टर्म और रेगुलेशन बनाता है। कौन? बर्न कन्वेंशन। नेक्स्ट है व्हाट इज मार्क। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, मार्क का मतलब कोई भी लेबल, टिकट, नेम, सिग्नेचर, वर्क, लेटर, न्यूमरल, शेप, गुड्स, जो मैंने ऊपर बताया था कितने टाइप के मार्क होते हैं जिसको आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन एम में डिफाइन किया गया है मार्क को। ठीक है, और उसमें बताया गया है कि कोई भी ब्रांड हो, लेबल हो, टिकट हो, नाम हो, सिग्नेचर हो, या वर्ड हो, या लेटर हो, या शेप हो, या पैकेजिंग हो,
या कलर हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, आप उसको मार्क मानोगे, ठीक है, और उस मार्क का आप फिर ट्रेडमार्क ले सकते हो, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म आर्टिस्टिक वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट। आर्टिस्टिक वर्क क्या होता है? आर्टिस्टिक वर्क, आपने कोई पेंटिंग बनाई है, आपने कोई ड्राइंग बनाया है, आपने कोई स्कल्पचर बनाया है, आपने कोई फोटोग्राफ बनाया है, ठीक है, तो ये सब क्या होता है? ये सब आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है। पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, फोटोग्राफ, ये सब जो है आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में डिफाइन किया गया है। अगला सवाल है एक्सप्लेन दी पैकेज। पैकेज का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क के अंदर पैकेज को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू में पैकेज को डिफाइन किया गया है, जो कि बोलता है कोई भी बॉक्स हो, कंटेनर हो, कवर हो, फोल्डर हो, वेसल हो, कास्केट हो, बॉटल हो, रैपर हो, लेबल हो, टिकट हो, फ्रेम हो, कैप्सूल हो, कैप हो, लीड हो, ये सब क्या होगा? पैकेज के अंदर कवर होगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एन एसोसिएट ट्रेडमार्क। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज सी में डील किया गया है एसोसिएटेड ट्रेडमार्क का, जिसमें बताया गया है एसोसिएटेड ट्रेडमार्क रेफर्स टू दोज मार्क which are owned by same proprietor in respect of identical or similar goods and services which would otherwise be likely to deceive or cause confusion if used by a person other than the proprietor, ठीक है। For instance, the proprietor of Amul which continuously expand its range of product, ठीक है, would associate all marks pertaining to their various product under the original registered trademark। अमूल कंपनी ने अपने प्रोडक्ट, अपना अमूल वर्ड जो है उसका ट्रेडमार्क ले लिया है, ठीक है। अब वो कुछ भी बनाएगा ना तो उसमें अमूल का नाम डाल सकता है, ठीक है, क्योंकि दूसरा कंपनी अगर डाले, ठीक है, अपने दूसरे प्रोडक्ट में, जैसे आपको पता है अमूल का जो ब्रांड है वो डेयरी प्रोडक्ट के लिए उसको मिला है। अब ये जरूरी नहीं है कि अमूल वाला जो है बनियान भी निकाल ले, नहीं, अमूल वाला फिर उसके लिए मशीन का भी अमूल के नाम से निकाल ले, नहीं, अमूल को जो ट्रेडमार्क मिला है वो डेयरी फॉर्म के लिए मिला है, ठीक है। अब वो डेयरी फॉर्म में अमूल कुछ भी बनाएगा तो उसके ऊपर अमूल लिख सकता है, ठीक है, उसका अमूल जो है वो ट्रेडमार्क ले लिया है अमूल का। तो अब आपको पता है अमूल हर दिन नया नया रेंज लॉन्च करती है, बराबर, तो अब हर चीज़ के लिए ट्रेडमार्क नहीं ले सकती ना, तो उसी अमूल ट्रेडमार्क को यूज करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एसोसिएटेड ट्रेडमार्क, ठीक है, कि मतलब वही जो ट्रेडमार्क है एक अमूल, उसी को एसोसिएट करके दूसरे रेंज में भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अगला है व्हाट इज पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ क्या होता है? पासिंग ऑफ इज अ लीगल रेफरेंस फॉर व्हाट हैपेंस व्हेन एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस मिसरिप्रेजेंट्स someone else goods or services in order to try and pass them off as their own, ठीक है। passing off का मतलब क्या होता है कि passing off is a legal reference for what happens when an individual or business misrepresents someone else goods, ठीक है, और services in order to try and pass them as their own। okay, passing off का मतलब होता है कि भाई मैंने किसी चीज़ का ट्रेडमार्क ले लिया है, ठीक है, और आपको ये पता नहीं है कि मैंने ट्रेडमार्क लिया है उसका, और आप उस ट्रेडमार्क का बहुत मिसयूज कर रहे हो। मतलब मैंने मान के चलो अमूल का ट्रेडमार्क ले लिया, आप रहते हो गांव में, आपको पता ही नहीं था कि सुजीत ने उस अमूल का ट्रेडमार्क ले लिया है। अब आप मेरे ही ट्रेडमार्क का मिसयूज करके आप गुड्स बना रहे हो और बेच रहे हो, तो इसके लिए अगर मैं आपके ऊपर केस करूं तो वो पासिंग ऑफ में जाएगा, ठीक है, कि आपने मेरे ट्रेडमार्क का मिस रिप्रेजेंट करके गुड्स को बेचा है आपने, ठीक है, पासिंग ऑफ किया है आपने, तो ये होता है पासिंग ऑफ। तो ये आपका आईपीआर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इम्पोर्टेंट आपका ये क्या बोलते हैं इसका, ये भेज दूंगा कल मैं, लॉ ऑफ टैक्सेशन, ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट 50 उसका भी करने वाले हम लोग, ठीक है, लॉ ऑफ टैक्सेशन का। लेकिन लॉ ऑफ टैक्सेशन का पहले हम लोग ये क्या बोलते हैं, बेसिक पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ टैक्सेशन में हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्या क्या है आपके मॉड्यूल्स में, ठीक है।